नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए एक नजर डालते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस पर। सूखे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को खास मदद का ऐलान। दोनों राज्यों को मिलेंगे 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। उत्तर प्रदेश को भी राहत पैकेज जल्द। हरियाणा में पंचायत के बाद शहरी निकाय चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त, शौचालय की अनिवार्यता, बैंक डिफॉल्टर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। मतदाता सूची की खामियों को दूर करने की कोशिश, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही कट जाएगा वोटर सूची से नाम। चुनाव आयोग से जुड़ेगा जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 23 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दिसंबर में 100 से ज्यादा नक्सली कर चुके हैं सरेंडर। पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी सरकार। नेपाल में बिगड़े हालात, जनकपुर में मधेसियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें, 100 से ज्यादा जख्मी, स्कूल कॉलेज और बाजार बंद। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए खास मदद का ऐलान किया है। इन दोनों राज्यों को 5,122 करोड़ रुपए की राशि सूखा राहत पैकेज के तौर पर आवंटित की जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश को 2,022 करोड़ जबकि महाराष्ट्र के लिए 3,100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ये राशि राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के दौरान उस केंद्रीय टीम की रिपोर्ट पर भी गौर किया गया जिसने दोनों राज्यों में सूखे की स्थिति का जायजा लिया था। इस साल इन राज्यों में सामान्य से 14% कम बारिश हुई है जिसकी वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सूखे से निपटने के लिए 2,000 करोड़ की सहायता राशि मांगी है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के मुताबिक यूपी को राहत पैकेज देने पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। मोदी सरकार आने के बाद जो ओलावृष्टि या सूखा की आपदाएं हैं इसमें हमने भरपूर मदद की है। इसके पहले यूपीए सरकार जो करती थी उससे बड़ी राशि हमने की है। हरियाणा सरकार ने पंचायत के बाद अब शहरी निकाय में चुनाव लड़ने के लिए भी शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में संशोधन का फैसला लिया गया। इसके तहत अब चुनाव लड़ने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी होगा। सामान्य श्रेणी के महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुषों के लिए 8वीं जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 5वीं पास की न्यूनतम योग्यता तय की गई है। साथ ही सहकारी बैंकों के कर्ज के डिफॉल्टर और बिजली बिलों के बकाये का भुगतान नहीं करने वाले भी शहरी निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव लड़ने वालों के घर में शौचालय होना भी जरूरी है। अभी राज्य सरकार अध्यादेश जारी करके नए नियम लागू करेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए भी शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। इस बीच हरियाणा में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होनी है। पंचायती राज में एक्ट में संशोधन करके और प्रत्याशियों के लिए योग्यता का जो निर्धारण किया था वही योग्यता का निर्धारण नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम इनमें भी कर दिया है। एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो जारी हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि मतदाता सूची में सुधार के लिए जिला जन्म और मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय को चुनाव आयोग के साथ जोड़ा जाएगा। इससे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के साथ ही मतदाता सूची से उस व्यक्ति का नाम हट जाएगा। साथ ही वोटर की डुप्लीकेसी रोकने में मदद मिलेगी। इस तकनीक की शुरुआत ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जरिए पंजाब से होगी। बाद में इसे बाकी राज्यों में लागू किया जाएगा। पंजाब के दौरे पर गए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद वोटर लिस्ट से नाम काटने की जिम्मेदारी सिर्फ उस परिवार पर ही नहीं छोड़ी जा सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि मतदाता को वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा न जाना पड़े। डीडीसीए विवाद की जांच करने वाले गोपाल सुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मदद मांगी है। सुब्रमण्यम ने उनसे आईबी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से ऐसे अधिकारियों के नाम मांगे हैं जो जांच में मदद कर सकें। सुब्रमण्यम ने मुख्यमंत्री को भी इस सिलसिले में चिट्ठी लिखी है।
डीडीसीए विवाद में दिल्ली सरकार की जांच आयोग के मुखिया गोपाल सुब्रमण्यम की 2 चिट्ठियां मंगलवार को सामने आईं। पहली चिट्ठी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाम है। सुब्रमण्यम ने आयोग की मदद के लिए 15 अधिकारियों के नाम मांगे हैं। उन्होंने आईबी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से 5-5 अधिकारियों के नाम भेजने का अनुरोध किया है। दूसरी चिट्ठी उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के 5 अधिकारियों के नाम बताने को कहा गया है। उधर केजरीवाल ने केंद्र से पूछा है कि क्या डीडीसीए की फाइल प्रधानमंत्री को भेजी गई है। आज मेरे को पता चला, कल मेरे पास खबर आई थी, मेरे को पता नहीं सोर्सेस से है कितनी सच है खबर, कि राजनाथ सिंह जी ने फाइल डीडीसीए वाली जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी की फाइल वो प्रधानमंत्री जी को भेजी हुई है। बीजेपी ने गोपाल सुब्रमण्यम को राजनीति का शिकार नहीं होने की सलाह दी। गोपाल सुब्रमण्यम साहब को जो एक निटी-गिटी के साथ, एक माइक्रो डिटेलिंग के साथ, क्या ये इन चीज़ों को करने का अधिकार है? पहला सवाल तो ये पैदा होता है। और दूसरा, जिस पर आपको विश्वास ही नहीं है उसी से आप जांच कराना चाहते हैं, कैसी विडंबना है। कांग्रेस ने गोपाल सुब्रमण्यम का समर्थन किया है। गोपाल सुब्रमण्यम जी ने जो मांग की है उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए, पर जिस तरह से खबरें सार्वजनिक हुई हैं उससे तो साफ ये लगता है कि केंद्र सरकार अपने तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जो भी जांच दिल्ली सरकार कराना चाह रही है उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। कानून के जानकार जांच आयोग के गठन पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये एक कंपनी है और ये कंपनी अंडर सेक्शन 25 कंपनी है। इस पर अगर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करेगा। अगर लॉलेसनेस है तो लॉलेसनेस के तहत कोई तो आपको पुलिसमैन क्यों देगा भाई। दिल्ली विधानसभा ने 22 दिसंबर को जांच आयोग बनाने को मंजूरी दी थी। हालांकि उपराज्यपाल नजीब जंग ने इसे अवैध बता दिया है, लेकिन आयोग सोमवार से अपना काम शुरू कर चुका है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए में भ्रष्टाचार के दिल्ली सरकार के आरोपों के बाद अब बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वादों से पलटने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली से चुने गए बीजेपी के 7 सांसदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की सरकार की खामियां गिनाई। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर विकास की अनदेखी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। ऐसी सरकार को जो इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी लेने के बाद भी 1 साल में कुछ भी डिलीवर ना कर पाए और केवल अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करके जो है सार्वजनिक जीवन को अपमानित करे, ऐसी सरकार को एक दिन भी मुझे लगता है कि अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार का हम सब तो सांसद लोग तो मिलकर इस्तीफा मांगते ही हैं। सीपीएम के कोलकाता में हो रहे महाधिवेशन का 4था दिन है। अधिवेशन के दौरान इस बात को महसूस किया जा रहा है कि पार्टी को समय के मुताबिक बदलना होगा। 5 दिवसीय महाधिवेशन के तीसरे दिन मंगलवार को पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर बहस हुई। सीपीएम की प्लेना में हुई चर्चा में पार्टी ने महसूस किया है कि समय के साथ न बदलने का खामियाजा पार्टी को चुनाव और संगठन दोनों में भुगतना पड़ा। मंगलवार को अधिवेशन के तीसरे दिन पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी पर प्रतिनिधियों ने चर्चा की। शिकायत भी हुई कि पार्टी नेतृत्व किसी मुद्दे पर अलग राय रखने वालों को बोलने का मौका नहीं देता। प्लेनम में 37 साल बाद संगठन की समीक्षा हो रही है। Criticism in that sense, we meet not to criticize. The Communist Party, the practices, age-old practices, we meet to have a self-critical assessment of the situation and assessing the strength and the weaknesses of the organization and trying to find out with a collective wisdom the future course. पार्टी संगठन और पार्टी नेतृत्व में नौजवानों को लाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए पार्टी रणनीति बना रही है। जानकारी के अनुसार पार्टी के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने संगठन पर जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कई संशोधन आए हैं। वो अभी तक सर्कुलेट नहीं हुए हैं, वो तो भी आ रहे हैं। वो पहले डेलीगेट्स के अंदर सर्कुलेट होंगे, उससे पहले हमारे पीबी में सीसी में डिस्कशन होंगे, उसके बाद डेलीगेट्स में होंगे, फिर वो एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे और उसके बाद फिर आपके पास जाएंगे। इस चर्चा में पार्टी के भीतर ऐसी नई संस्कृति पर जोर दिया गया है जो कि नई पीढ़ी को आकर्षित कर सके। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। और कोलकाता में सीपीएम के महाधिवेशन को कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्याम सुंदर, जो इस समय हमारे साथ
जुड़े हुए हैं। शाम, हम देख रहे हैं पूरी कोशिश है पार्टी की कि एक नए कलेवर में पार्टी को लोगों के सामने लाया जाए। आज इस पूर्ण अधिवेशन का चौथा दिन है, आज के एजेंडे में क्या खास है? देखिए, आज 2 बजे तक जितने भी डेलीगेट्स आए हुए हैं वो अपनी बात रखेंगे और 2 बजे ये सेशन कंक्लूड होने के बाद पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग होगी और उसके बाद केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी जिसमें अभी तक जितने भी सुझाव या आलोचनाएं आई हैं उसको समाप्त किया जाएगा और उसके बाद फिर जो महासचिव हैं सीताराम येचुरी, उनका रिप्लाई तैयार किया जाएगा। तो उसके बाद के आखिरकार ये जो पूरी बहस हुई है, पूरी एक्सरसाइज हुई है, उससे पार्टी क्या रास्ता निकाल रही है आगे पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए, और खासतौर पर पश्चिम बंगाल और केरल में जिस तरह से वो सत्ता से बाहर हुई है, तो वो एक पूरा जो नया रास्ता खोजने के लिए जो ये प्लेनम बुलाया गया था। तो आज केंद्रीय कमेटी उन तमाम आलोचनाओं और उन सुझावों पर विचार करेगी। और अभी तक की चर्चा की अगर आप बात करें प्रीति, तो बहुत जबरदस्त आलोचना नेतृत्व की हुई है और नेतृत्व ने भी अपनी रिपोर्ट में ये माना है कि 1978 में जो सल्किया प्लेनम हुआ था, वहां से जो मैंडेट मिला था पार्टी को एक रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट की पार्टी बनाने का, वो पार्टी नेतृत्व नहीं कर पाई है। तो ये देखना होगा कि इन आलोचनाओं को और इन सुझावों को और जो संशोधन मूव किए गए हैं डेलीगेट के तरफ से, उनको स्वीकार करती है पार्टी या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। केरल में शराब पर पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने शराब पर पाबंदी के लिए नीति बनाई थी, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सरकार ने 10 साल के भीतर राज्य में शराब पर पूरी तरह से रोक लगाने की नीति बनाई है। केरल में शराब पर पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी के बाद अब सिर्फ 5 सितारा होटलों में शराब परोसी जाएगी। राज्य सरकार ने 10 सालों में प्रदेश को शराब से पूरी तरह से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार की इस नीति के खिलाफ बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। 2, 3, 4, 5 star is absolutely illegal. Therefore, it cannot be sustainable, and therefore the impugned policy has to be set aside. This was the argument made by the bar owners. That has been dismissed by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बार मालिक नाखुश हैं। उनका कहना है कि इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ेगा। Then currently now we are being refused. And we are actually our prayer was to be on the same footing to be considered, but then today the policy of the Kerala government is upheld. गुजरात, नागालैंड, मणिपुर और लक्षद्वीप में शराब पर पाबंदी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 1 अप्रैल 2016 से प्रदेश में शराबबंदी की बात कह चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार केरल में सबसे ज्यादा शराब की खपत है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में निचले स्तर के पदों के लिए 1 जनवरी से इंटरव्यू नहीं होगा। कार्मिक विभाग ने 31 दिसंबर तक सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। हालांकि कौशल और शारीरिक जांच जारी रह सकती है। मंत्रालयों से 7 जनवरी तक इस पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। अगर मंत्रालयों और विभागों को किसी पद के लिए इंटरव्यू जारी रखना है तो इसके लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मीडिया में होने वाली बहस तथ्यों पर भारी पड़ रही है। प्रिंट मीडिया पर सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने ये बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 में प्रिंट मीडिया की विकास दर 5.80% रही। इस दौरान करीब 6000 नए प्रकाशन शुरू हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को भारत में प्रेस 2014-15 रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि न्यूज चैनलों की बाढ़ के बावजूद तथ्यों को जानने की दर्शकों की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। इस स्थिति में प्रिंट मीडिया स्पष्टता के साथ तथ्य पेश कर बढ़त बना सकता है। पुराना सिद्धांत था कि न्यूज सेक्रेड होती है, वो स्पष्टता से जो न्यूज है बिना किसी विचार के, बिना किसी स्लांट के आ जाए और एडिटोरियल कमेंट में, ओपिनियन पीसेस में अपना ओपिनियन आ जाए। मुझे लगता है कि न्यूज और ओपिनियन के बीच में जो एक डिवाइडिंग लाइन थी वो अपने आप में काफी कमजोर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 31 मार्च तक देश में 1,05,443 प्रकाशन थे। इनमें से सबसे ज्यादा हिंदी के 42,493 थे। अंग्रेजी प्रकाशन की संख्या 13,661 थी।
वहीं उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 16,130 प्रकाशन होते थे। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का नंबर था। इंटरनेट मीडियम के बाद विशेष रूप से प्रिंट मीडिया की सर्कुलेशंस या अपने आप में स्थायी हो गई हैं या कई स्थानों पर कम हो गई, लेकिन भारत इसका एक एक्सेप्शन रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि अखबारों की संख्या में 8% से अधिक का इजाफा हुआ है। ऐसा क्षेत्रीय अखबारों के तेजी से आगे बढ़ने से हुआ है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने सरकार पर मंत्रालय की उपेक्षा का आरोप लगाया है। समिति ने कहा है कि पैसे की कमी से विदेशों में सरकार की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है। समिति ने मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री की ओर से विदेशों में किए वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। समिति के मुताबिक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके लिए विदेश मंत्रालय के पास पर्याप्त फंड नहीं है। The biggest challenge facing Indian foreign policy is not Pakistan, it is the Ministry of Finance. The Ministry of Finance has been seriously undermining the credibility of the government of India internationally. Prime Ministers, the previous one and the present one, go to foreign countries, announce commitments, development grants, specific projects, and Finance Ministry doesn't release the money. हाल में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र में ये रिपोर्ट पेश की गई थी। समिति में शामिल 31 सदस्यों में बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दलों के सांसद शामिल होते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए विदेश मंत्रालय ने 20,034 करोड़ रुपए मांगे थे, जबकि उसे 14,996.63 करोड़ रुपए ही आवंटित हुए। We are saying insulate the foreign grants from any other budget cuts or restraints or constraints that the Ministry of Finance imposes, because this engages our national credibility. You see, after all, we are a country that must be taken seriously in the world. हाल में दिल्ली में हुए अफ्रीकी देशों के सम्मेलन में भी भारत ने अफ्रीका के 54 देशों और छोटे छोटे द्वीपीय देशों की मदद के वायदे किए थे। साथ ही आसियान, सार्क और मध्य एशिया सहित विश्व के कई अलग अलग देशों को भी मदद का भरोसा दिया गया है। संसदीय समिति ने यह भी महसूस किया है कि इस मसले को लेकर विदेश मंत्रालय के अंदर घोर निराशा का माहौल है। स्टाफ की कमी, फंड की कमी और सरकार के पूर्ण समर्थन की कमी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम बड़ी भूमिका की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, यह चिंता की बात है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद रघुवीर चौधरी को मिलेगा 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कुछ और अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार दलितों और पिछड़ों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है। दिल्ली में दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन में उन्होंने दलित और पिछड़ों के वित्तीय समावेश को के दायरे में लाने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि औद्योगिकरण के जरिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं, जिससे दलितों और पिछड़ों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सम्मेलन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री ने समाज के पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक के साथ साथ एक बड़े अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो दलितों को मजबूत करना होगा। हमारी पूरी कोशिश ये है इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। कभी कभी हमारे देश में डिबेट होता रहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मोह है वो देश की इकोनॉमी पर बोझ बन जाता है। मेरा अलग सोच है। मैं मानता हूं कि पिरामिड की जो तह है वो जितनी मजबूत होगी उतना ही पिरामिड मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने स्वरोजगार पर जोर दिया और कहा कि छोटे उद्योगों से कई लोगों को पिछड़े इलाकों में रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री ने छोटे उद्यमियों के लिए चलाई गई मुद्रा योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया
कि इस योजना के तहत 80 लाख लोग बिना 1 रुपए की गारंटी के ही बैंकों से लोन ले चुके हैं। अच्छे कपड़े पहन ले तो सामंतशाही मानसिकता स्वीकार नहीं कर सकती है। ऐसी अवस्था में आत्मनिर्भर आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना ये सरकार की भी जिम्मेवारी है और आप सबका हौसला है वो मुझे नई ताकत देता है। दरअसल दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 2005 में हुई थी। यह खास तौर पर दलित उद्यमियों को कारोबार की संभावनाएं बताने और उन्हें बढ़ावा देने का काम करता है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को वायुसेना के एक बर्खास्त अधिकारी को 4 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वालों के साथ गोपनीय सूचनाएं साझा करने के आरोप में के रंजीत नाम के शख्स को दिल्ली पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। इस शख्स को पाकिस्तानी जासूसों ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था। पुलिस के मुताबिक रंजीत भारतीय वायुसेना में अधिकारी था जिसे हाल ही में बर्खास्त किया गया था। वो मूल रूप से केरल के मल्लापुरम का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को हनी ट्रैप के जरिए जाल में फंसाने वाले एक मॉड्यूल का पता लगा है। इसे सीमा पार के खुफिया एजेंसी का सहयोग मिलता था। ये लोग सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर महिलाओं के नाम से फर्जी अकाउंट खोलते और उनसे दोस्ती करके जासूसी के लिए फंसा लेते थे। एक लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन रंजीत के रंजीत को गिरफ्तार किया है, जो कि एस्पियोनाज कर रहे थे और जो एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट, उनकी एक्सरसाइजेज, उन सबको एक दूसरे देश की इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के आदमी को पहुंचा रहे थे। जम्मू कश्मीर में इस साल सेना ने अब तक 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें श्रीनगर में 2 साल पहले सेना के काफिले पर हमला करने वाला लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी अबू कासिम शामिल है। मंगलवार को उत्तरी कमान के प्रवक्ता कर्नल SD गोस्वामी ने जानकारी दी। सेना ने इसके अलावा 350 से ज्यादा हथियार, 40 IED विस्फोटकों का जखीरा और दूसरे उपकरण भी बरामद किए हैं। सेना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन सीमा पार से आतंकियों की मदद और भर्ती चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में मंगलवार को 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की कई घटनाओं में तलाश थी। ये सभी बस्तर जिले के दरभा इलाके के रहने वाले हैं। समाज की मुख्यधारा में शामिल होने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रशासन की ओर से मदद दी जाएगी। इससे पहले 24 दिसंबर को सुकमा में 70 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इलाके में बढ़ते पुलिस के दबाव और सरकार के विकास कार्यों के चलते पिछले 1 महीने में 100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अपने स्वयं विचार विमर्श करते हुए आके पुलिस से समझ सरेंडर किया है और इन सभी का समर्पण के बाद में हमें अभी विश्वास हो गया है उस इलाका में नक्सली का नेटवर्क पूरी तरह कमजोर हो गया है और हमें और आगे भी बहुत सफलता मिलने वाला है। भारत पाकिस्तान के बीच 14 और 15 जनवरी को विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी है। इसके पहले पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने वार्ता से अवास्तविक उम्मीदों के प्रति आगाह किया है। अजीज ने कल पाकिस्तान के सीनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 दिसंबर को लाहौर यात्रा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विदेश सचिव 10 चुने गए विषयों पर अगले 6 महीने में वार्ता के लिए खाका तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ता की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसमें मुश्किल फैसले और अहम मुद्दे शामिल हैं। अजीज ने बताया कि नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा सद्भावना यात्रा थी और इसका पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वागत किया है। सरताज अजीज ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच काठमांडू में कोई गुप्त बैठक होने की खबरों का भी खंडन किया है। नेपाल के जनकपुर में मंगलवार को आंदोलनकारी मधेसी और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। इसमें 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें 45 सुरक्षाकर्मी और मधेसी मोर्चे के 55 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हैं। खबरों के मुताबिक मधेसी प्रदर्शनकारियों ने जानकी पुलिस थाने में पत्थर फेंके। जवाब में सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। दक्षिणी शहर जनकपुर में संघर्ष शुरू होने के साथ कल पूरे दिन तनाव बना रहा। पिछले 3 दिनों से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। व्यापारिक गतिविधियां और बाजार भी पूरी तरह से ठप पड़े हैं। सद्भावना पार्टी की धनुषा इकाई के प्रमुख संजय कुमार सिंह ने सरकार पर अनुचित बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जल्द ही चीन की पहली यात्रा पर जाने वाले हैं, जबकि परंपरागत रूप से नेपाल के नए प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत की यात्रा किया करते थे। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने बताया कि प्रधानमंत्री ओली 2016 की शुरुआत चीन की यात्रा के साथ करेंगे। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस बीच चीन नेपाल को मदद के तौर पर 14 लाख लीटर अतिरिक्त पेट्रोल की आपूर्ति के लिए तैयार हो गया। इससे पहले अक्टूबर में भी चीन ने नेपाल को 13 लाख लीटर पेट्रोल की मदद की थी। मधेसी आंदोलन की वजह से भारत नेपाल सीमा की नाकेबंदी के लिए जाने इसके बाद से ही नेपाल में ईंधन संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान के मर्दान शहर में हुए आत्मघाती धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इस हमले में 60 लोग जख्मी हुए हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के इस शहर के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कार्यालय के गेट पर धमाका किया गया। धमाके के वक्त दफ्तर में राष्ट्रीय पहचान पत्र बनवाने वालों की भीड़ थी। आत्मघाती हमलावर बाइक पर सवार होकर ऑफिस कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक धमाके में 12 किलोग्राम तक की विस्फोटक सामग्री प्रयोग की गई, जिससे इमारत को भारी क्षति पहुंची है। हमले के बाद पूरे इलाके में मेडिकल सर्विस के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तहरीके तालिबान से अलग हुए जमातुल अहरार ने हमले की जिम्मेदारी ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी को इबोला मुक्त घोषित कर दिया है। WHO के मुताबिक गिनी में आखिरी इबोला पीड़ित की दोहरी जांच के नकारात्मक परिणाम आए और इस बात को गुजरे हुए 42 दिन हो गए हैं। गिनी और उसके पड़ोसी पश्चिमी अफ्रीकी देशों में साल 2014 के फरवरी महीने में इबोला बुखार का प्रकोप शुरू हुआ था। इस बीमारी से लाइबेरिया, सियरा लियोन और गिनी में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। WHO के मुताबिक पहली बार 3 देशों गिनी, लाइबेरिया और सियरा लियोन ने संक्रमण फैलने की मूल श्रृंखला को रोका है, जो 2 साल पहले इस विनाशकारी महामारी के फैलने के लिए जिम्मेदार था। गुजरात के मशहूर साहित्यकार रघुवीर चौधरी को 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चौधरी के नाम पर मुहर लगाई। उन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। रघुवीर चौधरी अब तक 80 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और कई पत्रिकाओं में स्तंभकार के रूप से भी जुड़े रहे हैं। अमृता, सहवास, अंतरवास, पूर्व रंग, वेणुवात्सल, तमाशा और वृक्ष पत्नमा रघुवीर चौधरी के प्रमुख संग्रह हैं। 1977 में उनकी कृति उपप्रवास कथायत्री के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। रघुवीर चौधरी से पहले गुजराती में यह पुरस्कार 1967 में उमाशंकर जोशी, 1985 में पन्नालाल पटेल और 2001 में राजेंद्र शाह को दिया गया था। 2014 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मराठी साहित्यकार भालचंद्र नेमाड़े को दिया गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सूखे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को खास मदद का ऐलान। दोनों राज्यों को मिलेंगे 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। उत्तर प्रदेश को राहत पैकेज जल्द। हरियाणा में पंचायत के बाद शहरी निकाय चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त। शौचालय की अनिवार्यता। बैंक डिफॉल्टर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। मतदाता सूची की खामियों को दूर करने की कोशिश। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही कट जाएगा वोटर सूची से नाम। चुनाव आयोग से जुड़ेगा जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 23 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दिसंबर में 100 से ज्यादा नक्सली कर चुके हैं सरेंडर। पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी सरकार। और नेपाल में बिगड़े हालात। जनकपुर में मधेसियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें। 100 से ज्यादा जख्मी। स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद।